वेलकम ऑल स्टूडेंट्स एट फॉरएवर केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि। आज हम सीखेंगे SN1 अभिक्रिया और इसके बाद सीखेंगे हम SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या होती है? SN1 अभिक्रिया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पूरी कार्बनिक रसायन के अंदर काम भी आएगा। पूरा नाम लिख लीजिए। SN1 अभिक्रिया का पूरा नाम क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया। पूरा नाम क्या है SN1 का? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात यह है कि यहाँ पे ऐसा लगता है देख करके पता नहीं क्या चीज़ है SN1। जब आप पढ़ोगे ना तो ये बहुत इजी है। एक बार आप इसे समझ जाओगे ना तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा SN1 अभिक्रिया। नाम भी इतना लंबा लगता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया। नाम से ही समझ आएगी। सही बात क्या है? नाम से ही समझ आएगी। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ये हमारे पास में एक कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उस पर 3 एल्किल समूह है हमारे, और ये चौथा हमारा एल्किल हैलाइड के लिए हैलोजन लगा है। ठीक है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये समझ सकते हैं आप। SN1 अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो केवल किसके लिए पढ़ेंगे? एल्किल हैलाइड के लिए पढ़ेंगे। अब ये हमारा कोई एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं देख लेता हूँ कि ऑब्जर्वेशन कैसा है। चलो, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब इसमें सपोज कीजिए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? सी पे मेरे क्या है? 3 एल्काइल ग्रुप है, सी पे X है और उस पर कौन है? 3 R3 है। ऐसे लिख सकता हूँ ना। सपोज क्रोमेस पे NaOH डालता हूँ। क्या डालता हूँ? NaOH। तो उससे क्या बनेगा? क्या आप उसे समझ सकते हैं? यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे Na है प्लस का, क्या यहाँ से NaX निकल जाएगा? निकल जाएगा या नहीं? अगर यहाँ पे Cl है तो NaCl निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? OH वहाँ पे चला जाएगा, R3 COH और प्लस NaX, ये बन जाएगा हमारा। अब ये अभिक्रिया जो है ना, ये अभिक्रिया एक SN1 अभिक्रिया है। अब वही चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल में कहाँ से समझाऊंगा? यहाँ पे ये मैंने इसे खोल के ऐसे लिखा हुआ है। सपोज कीजिए, सपोज नहीं, पहले डायरेक्ट ही होता है, डायरेक्ट ही बताता हूँ। ये हमारी कोई अभिक्रिया है जिसमें हमने अपना अभिकारक कौन लिया हुआ है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का अगर कोई SN1 अभिक्रिया है तो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है। सबसे पहली बात, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में क्या होता है? अब आपको ये बात तो पता है ना, एल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हैलोजन का बंध होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इस पे आंशिक धनावेश और इस पे आंशिक ऋणावेश। उसका कारण क्या है? हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है, जिस पे इस पे आंशिक ऋणावेश और जिसके कारण इस पे आंशिक धनावेश आता है। तो पहला पद SN1 अभिक्रिया का धीमा पद होता है। कैसा पद होता है? धीमा पद। अब इसे समझिएगा, सब चीज़ें बताऊंगा। धीमा पद, पहला पद, दूसरा पद, सब चीज़ें बताऊंगा। कितने पदों में रिएक्शन होती है, सब चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पद में क्या होता है? अब इस कार्बन के लिए ये हैलोजन परमाणु एक प्रकार की परेशानी है। क्यों? क्योंकि इसके साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन है उसे भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर इस कार्बन को कोई इससे अच्छा ग्रुप, इससे अच्छा समूह या तत्व यहाँ पे मिल जाए जो उसे ज़्यादा परेशान न करे, तो ऐसे केस में इसे निकाल देगा। तो पहले पद में ये होता है। पहले पद में क्या होता है? जो हमारा हैलोजन समूह है वो बाहर निकल के चला जाता है। बाहर निकल के जाएगा तो ये कैसा बचेगा? R और यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस। और कौन निकल गया मेरा? बाहर कौन निकल गया? X माइनस। कौन निकल गया? यहाँ से X माइनस निकल गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए, लेने वाला कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो ये क्या बना मेरा? ये बना मेरा कार्बोधनायन। अब मैं इसमें NaOH डाला था। कौन डाला था? NaOH। अब उसका NaOH का OH माइनस, कौन?
NaOH का OH माइनस किसकी तरह कार्य करेगा, माइनस वाली स्पीसीज, माइनस वाली सभी स्पीसीज जिन पे माइनस होता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही। क्या ये वर्ड्स याद रखने होंगे आपको, क्या कहलाते हैं हमारे नाभिक स्नेही। नाभिक के साथ स्नेह करने वाले, नाभिक कैसा होता है प्लस का, और प्लस के साथ स्नेह कौन कर सकता है, खुद माइनस वाला। तो जितने माइनस वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। क्या ये नाभिक स्नेही इसके साथ, इसके पास में, नाभिक स्नेही के पास में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, इसके पास में कमी है, कार्बन के पास में कमी है, कार्बन पे धनायन है, धनायन का मतलब क्या होता है, कमी। अब इसके पास में जब कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन इसे दे के इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। अब एक बात बताइए, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, सारे सिंगल होने पर तो sp3 होता है। अब इसमें से कितने, एक टूट गया है, अब 3 सिग्मा है हमारे पास में, और 3 सिग्मा पे हमारा संकरण क्या होता है, मैंने आपको सिखाया है ना, क्या होता है हमारा sp2। अब कार्बन के पास में sp2 है तो p कक्षक एक खाली होगी। p कितनी कक्षक होती है, p में 3 होते हैं ना, px, py और pz। तो 2 p की भरी हुई है, एक p क्या होगी हमारी, एक p क्या होगी हमारी, ऐसे नहीं ऐसे दिखाते हैं, एक p हमारी क्या होगी, खाली होगी। p कक्षक कैसा होता है, डंबल आकृति का होता है। अभी नाभिक स्नेही के पास में क्या है, ये जो नाभिक स्नेही है OH माइनस, ये इस खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके पास में 2 ऑप्शन है, कौन सा, या तो ये आगे से कक्षक में अगली साइड से इलेक्ट्रॉन दे के जाए, या कहाँ पे, पीछे से। तो क्या होता है, CrOH R और R क्या होता है हमारा, एक तो ये उत्पाद बनता है, एक कौन सा उत्पाद बनता है साथ साथ में हमारा, एक दूसरा उत्पाद हमारा कौन सा बनता है साथ साथ में, C। अगर ये बैक साइड से इलेक्ट्रॉन दे दे तो OH पीछे चला जाएगा, R R और R। ठीक है, ये आप समझ गए। देखिए इस कार्बोधनाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट उसके पास लेने वाले के लिए 2 साइड से अपॉर्चुनिटी है, 2 तरफ से वो ले सकता है, एक आगे वाली साइड से और एक पिछली वाली साइड से। अगर वो आगे वाली साइड से इलेक्ट्रॉन देकर जाता है तो ये वाला उत्पाद प्राप्त होगा, अगर ये वाला देकर पिछली वाली साइड से जाता है तो ये वाला प्राप्त होगा। और अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया में देखा जाता है ये भी 50% होता है, और ये वाला उत्पाद भी हमारा कितना होता है, 50% होता है। कितना होता है, 50% होता है। SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में से सबसे पहले हैलोजन, पहले पद में क्या होता है, पहले पद में हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन विद्युतनात्मकता के कारण इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण कार्बोधनाइन की उत्पत्ति होती है। कार्बोधनाइन का संकरण sp2 होता है, एक p कक्षा खाली है तो इसमें इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉन देने का काम किसका है, नाभिक स्नेही का। नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन दिया, नाभिक स्नेही 2 प्रकार से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या तो आगे से या पीछे से, जिस साइड से भी देगा उसी साइड से उत्पाद प्राप्त होगा। कमाल की बात यह है कि दोनों 50-50% में होते हैं। क्या है ये, 50-50% मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस मात्रा का क्या महत्व है ये भी बताऊंगा मैं आपको। अगर कोई उत्पाद, 2 उत्पाद प्राप्त हुए A और B सपोज कीजिए, और एक 60% मात्रा में प्राप्त हुआ और एक 40 में, जैसे 50-50 में हुए हैं, तो जिस उत्पाद की मात्रा अधिक होती है वह स्थायी भी होता है और वह उस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद भी होता है। जैसे चाय बनती है ना, तो चाय पत्ती हमारा मुख्य उत्पाद नहीं, अन्य उत्पाद होता है। तो उसी प्रकार जिसकी मात्रा अधिक होती है वो स्थायी भी अधिक होता है और उसका वो मुख्य उत्पाद भी माना जाता है। और ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही 50-50% है, अर्थात ये दोनों की स्थिरता बराबर है। क्योंकि नाभिक स्नेही को आगे से भी जानने की अपॉर्चुनिटी है और पीछे से भी जानने की अपॉर्चुनिटी है, तो इस वजह से हमें ये दोनों उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब देखिए, अब ओवरऑल क्या होता है, अब ध्यान से समझिए। ये जो दूसरा पद होता है जिसमें नाभिक स्नेही ने अटैक किया है, जिसने नाभिक स्नेही के आक्रमण करके 2 उत्पाद प्राप्त किए, ये तो हमारा कौन सा पद है, ये हमारा दूसरा पद। ये कैसा पद होता है, ये हमारा तीव्र पद होता है। कैसा पद होता है, तीव्र पद। अभी समझाऊंगा धीमे पद और तीव्र पद का मतलब क्या है, ये समझ गए ना आप। और ये हमारे उत्पाद प्राप्त हुए, मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे नीचे लिख के दिखाया था, एल्कोहल बनी थी हमारी, अब भी तो एल्कोहल ही बनी है, अब भी तो हमारी
CR3OH ही बना है ना, बट वो खुलकर दिखाया गया है, वो सीधा एक स्टेप में था, ये 2 स्टेप में होती है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है। इसका पहला पद धीमा पद होता है, दूसरा पद तीव्र पद होता है। पहले पद में यानी कि धीमे पद में ना जो निकलने वाला समूह है जो अधिक विद्युतनात्मक है वो विद्युतनात्मकता के कारण बाहर निकल जाता है, और दूसरे पद में नाभिक स्नेही क्या करता है, दोनों ओर से आक्रमण करके 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं किसके, हमारे SN1 अभिक्रिया के, SN1 अभिक्रिया के। अभी 1 का मीनिंग भी समझाऊंगा और ये नाम भी सब कुछ सब बताऊंगा। अभी वो पॉइंट क्या है वो देखिए, वो समझिए। एक बात तो सबसे पहले ये 2 पदों में पूर्ण होती है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। एक पॉइंट है तो हमारा, ये तो आप नोट कर सकते हैं, 2 पदों में पूर्ण होती है। देखिए ये है बात मुख्य, धीमे पद पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अब ये धीमे पद पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, इसका क्या मीनिंग है? कोई अभिक्रिया है आपके पास में और आपको बताना है इस अभिक्रिया की दर, आपको बतानी है अभिक्रिया की स्पीड। हमेशा स्पीड कब बताई जाती है? जब धीमी होगी या तीव्र होगा तब बताया जाता है। देखिए आपने वो है हमारा हेज़नबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसमें बताया गया है कि किसी अति सूक्ष्म कण के लिए एक ही समय पर संवेग और स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। ये वाला है ना, अब ये इसी से रिलेटेड है बात, समझ सकते हैं आप। देखिए कोई कार है जो आपके आगे से गुजर रही है, और मैं आपको बोलूँ कि उस कार की आपको 2 चीज़ नोट करनी है। क्या? एक उसकी स्पीड और एक उसकी प्लेट पे लिखा हुआ नंबर। क्या बताना है आपको? उसकी स्पीड और उस पे लिखा हुआ नंबर, ये 2 चीज़ बतानी है। अगर कार काफ़ी स्लो है, स्लो मतलब धीमी है बहुत ही, तो आप उसकी स्पीड पे भी तुक्का मार सकते हैं, गैस कर सकते हैं, और उसकी प्लेट नंबर पर भी देखकर उसका प्लेट का नंबर भी बता सकते हैं। अगर कार पूरी तेज़ी से निकल जाए, फास्ट स्पीड, आपकी पलक झपकी नहीं और इस कार गायब, तो क्या आप उसकी स्पीड गैस कर सकते हैं? हाँ, स्पीड ही गैस कर सकते हैं, नंबर नहीं गैस कर सकते। और अगर आपने नंबर पे ध्यान लगाने की कोशिश की तो स्पीड नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना। अर्थात जब अभिक्रिया तेज पद से होती है, तीव्र पद कौन सा है? दूसरा, तो अभिक्रिया की दर निश्चित करना संभव नहीं है। अगर कोई बहुत ही फास्ट स्टेप हुआ है, कोई अभिक्रिया का कोई जब पद बहुत तेजी से अभिक्रिया हो गई है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या स्पीड है उसकी। अगर पद कैसा है? धीमा, तो अभिक्रिया की दर निर्धारित की जा सकती है? नहीं। तो धीमे पद से अभिक्रिया की दर निर्धारित की जाती है, एक बात, ठीक है ना। अब जैसे हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे धीमे पद पे होंगे, क्योंकि हमें अभिक्रिया की दर निर्धारित करनी होगी। हमें बताना होगा किसमें SN1 फास्ट होगी, किसमें SN1 स्लो होगी, किसमें तीव्र होगी, किसमें धीमी होगी। तो हम किससे बताएंगे? वो सब धीमे पद से। वो मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ये बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। 2 पदों में पूर्ण होती है, धीमे पद पर निर्भर करती है। क्या अभिक्रिया की दर दूसरे पद पर निर्भर करेगी? क्या अभिक्रिया की दर दूसरे पद पे निर्भर करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो कौन सा पद है? वो तीव्र पद है, और तीव्र पद पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। अर्थात OH की सांद्रता, OH मतलब नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर SN1 अभिक्रिया निर्धारित नहीं करती है, क्योंकि वह तीव्र पद में भाग लेता है, और तीव्र पद अभिक्रिया की दर को निर्धारित नहीं करता है। तो एक पॉइंट क्या हमारा? नाभिक स्नेही की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। ये पॉइंट पे आप नोट कर लीजिए। अर्थात OH की सांद्रता अगर ज़्यादा है तो भी अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, OH की सांद्रता कम है तो भी अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है? केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, क्योंकि एल्काइल हैलाइड कहाँ पे? हमारा पहले पद में है। कितने में है? पहले पद में। SN1 अभिक्रिया की परिभाषा समझिए। अब देखिए परिभाषा क्या है। SN1 अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिक्रिया की दर
केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि नाभिक स्नेह की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। समझ गए ना, केवल किस पे डिपेंड करेगी, एल्किल हैलाइड में, क्योंकि वो पहले धीमे पद में है। नाभिक स्नेह की सांद्रता कितनी घटा लो और कितनी बढ़ा लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी समझेंगे, ये पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कीजिए। एक एनसीईआरटी में एक बात और आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी, रेशमिक मिश्रण। क्या मिलेगी, रेशमिक मिश्रण। ये और वर्ड बता देता हूँ मैं। SN1 अभिक्रिया में एक पॉइंट उसके नीचे लिख लेंगे। पॉइंट क्या है हमारा, SN1 अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इन SN1 रिएक्शन रेशमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। SN1 अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसका मतलब समझिए, मिश्रण कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें उत्पाद की मात्रा कितनी हो, 50-50% हो, अर्थात दोनों उत्पाद की मात्रा ही समान हो, तो उत्पाद के ऐसे मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। और ये कितने कितने थे हमारे, 50-50% थे ना, तो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 वो देखेंगे तभी पता लगेगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। रेशमिक मिश्रण समझ गए, जहाँ उत्पाद की मात्रा 50-50% हो। अगर 51 हो, 149 है, तो रेशमिक मिश्रण नहीं है। 50-50% होने के लिए ही SN1 में रेशमिक मिश्रण बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अभी कुछ वर्ड समझा देता हूँ मैं आपको। नाभिक स्नेही मतलब हमारा माइनस वाला, प्रतिस्थापन का मतलब हटाना, माइनस वाला हटाएगा। देखिए क्या होता है, नाभिक स्नेही मतलब माइनस, प्रतिस्थापन का मतलब हटाना, यानी कि माइनस वाला हटाएगा। माइनस वाला कौन है हमारा, OH। OH ने किसे हटाया है, X को, परंतु OH ने हटाया जरूर है। देखिए ये तो अपने आप हट गया है, पहले पद में अपने आप निकल गया है। अगर इसे OH माइनस न दिखता तो क्या ही निकल के जाता, अभी निकल के क्यों गया है, क्योंकि इसे क्या हो रही है, कार्बन को दिक्कत हो रही है, और कार्बन को कौन मिल रहा है नया, OH। तो हटा किसकी वजह से है, ओवरऑल OH की वजह से। तो नाभिक स्नेही मतलब माइनस वाला हटाएगा, किसे हटाएगा, X को। और एक अणुक का मतलब होता है जिसकी आणविकता कितनी हो हमारी, जिसकी आणविकता कितनी हो हमारी, 1। जिसकी आणविकता कितनी होगी हमारी, 1 होगी। आणविकता 1 होने का क्या मतलब है, धीमे पद में रासायनिक बलगति में सिखाया जाता है। रासायनिक बलगति पहली फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ाया जाता है। धीमे पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, धीमे पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। अब धीमे पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक एल्किल हैलाइड का पूरा अणु, तो ये कौन सी है हमारी, 1 का मतलब क्या है हमारा, SN1 में 1 का मतलब है इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर मतलब वो सॉरी मोलिकुलरिटी कितनी है, 1 है। मोलिकुलरिटी बोलते हैं हम आणविकता को। इसकी आणविकता कितनी है, 1। SN1 अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है और SN2 अभिक्रिया की आणविकता 2 होती है, अर्थात वहाँ धीमे पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी आणविकता कितनी है हमारी, आणविकता 1 है, तो इसलिए वहाँ पे 1 है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड में से हैलोजन को हटाकर क्या बनाता है, एक 2 उत्पाद का निर्माण करता है, जो कि रेशमिक मिश्रण होते हैं। परंतु परिभाषा ऐसे नहीं है। परिभाषा कैसे है, SN1 की परिभाषा कैसे है, SN1 अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये वाली है ना, तो देखिए आई थिंक आपको कितनी चीज़ समझ आ गई होगी। बट अब ये SN1 खत्म नहीं हुई है, ये बात देख लीजिए आप एल्किल हैलाइड की सांद्रता जितनी कम ज़्यादा करेंगे, अभिक्रिया की दर पर उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो धीमे पद में है ना, और धीमे पद में हमारा किसका निर्माण हुआ है, कार्बोधनायन। किसका निर्माण हुआ है, कार्बोधनायन का। अब एक बात ध्यान रखिए आप, अभिक्रिया की दर किससे निर्धारित होती है ये बताइए। अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है धीमे पद से, और धीमे पद में कौन बना है हमारा, कार्बोधनायन बना है। तो कार्बोधनायन की स्थिरता से भी हमें अभिक्रिया की दर पता लगेगी, क्योंकि वो धीमे पद में बना है, और धीमे पद से ही अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास में
ये है सी 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 और एक्स, सी 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 एच और एक्स। एक है हमारे पास में सी एक्स सी एच और एच। इसे बोलूँ मैं ए, इसे बोलूँ मैं बी और इसे बोलूँ मैं सी। ये तीनों एल्किल हैलाइड है। मैं आपसे पूछूं कि SN1 अभिक्रिया की दर का रेट बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं अभिक्रिया की दर को। SN1 अभिक्रिया की दर का क्या क्रम होगा, अर्थात ए बी सी में से किस में SN1 अभिक्रिया तीव्र होगी, तेज किस में होगी, उससे धीमी और उससे धीमे किस में होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। अभिक्रिया की दर किससे निर्धारित कर जाती है, धीमे पद से। और धीमे पद में क्या बनता है हमारा, धीमे पद में हमारा क्या बनता है, कार्बोधनाइन। तो आप इन तीनों के कार्बोधनाइन बना लीजिए। कार्बोधनाइन कैसे बनेंगे, इसमें से x को हटाइए प्लस लगाइए, इसमें से x को हटाइए प्लस लगाइए और इसमें से x को हटाइए और प्लस लगाइए। तो यहाँ पे जो कार्बोधनाइन होगा, एक यहाँ पे कार्बोधनाइन होगा और एक कार्बोधनाइन यहाँ पे होगा। वो कार्बोधनाइन कितने डिग्री है, वो कार्बोधनाइन कितने डिग्री है, जिस कार्बन पे धनाइन है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। तो कौन सी डिग्री, 3 डिग्री कार्बोधनाइन। ये कितने डिग्री है हमारा, ये बताइए हमारा कितना डिग्री है। ये हमारा जिस कार्बन पे धनाइन है उस पर 2 कार्बन है ना, तो ये 2 डिग्री। और जिस पे हमारा एक ही कार्बन लगा हुआ है तो वो क्या हमारा 1 डिग्री है, नहीं है। अब आपको पता होगा कौन से कार्बोधनाइन की स्थिरता ज़्यादा है। 11वीं क्लास में सिखाया जाता है 3 डिग्री कार्बोधनाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। कारण ये कार्बन पे क्या है, कमी, और कमी वालों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। और जो ये एल्किल समूह लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो गए, तो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वाले क्या करेंगे, कमी को पूरा कर देंगे। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एल्काइल मिथाइल कितने हैं, CH3। ये तो एल्किल समूह के भाग है ना, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पे देने वाले कितने हैं, 2, तो कम कमी पूरी होगी। और यहाँ पे देने वाला कितने हैं, केवल एक ही मिथाइल है, तो इस कार्बन की बहुत ही कम पूर्ति होगी। तो सबसे ज़्यादा कार्बन का धनायन कौन सा स्थायी होगा, जिससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसे मिलेंगे, जिसपे सबसे ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे, मिथाइल तीनों पे जुड़े हुए हैं। तो कौन सा ज़्यादा, 3 डिग्री कार्बोधनाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, और 2 डिग्री कार्बोधनाइन उससे कम, और 1 डिग्री कार्बोधनाइन सबसे कम स्थायी होता है। और मैंने बताया था कार्बोधनाइन की स्थिरता जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। एक हमारे पास में एक नारा होता है कि अभिक्रिया मध्यवर्ती जितना स्थायी, ये कार्बोधनाइन, कार्बोरेनाइन, मुक्त मूलक, ये सारे अभिक्रिया मध्यवर्ती है। अब अभिक्रिया मध्यवर्ती जितना स्थायी होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही तीव्र होगी। तो बताइए सबसे ज़्यादा कार्बोधनाइन किसका स्थायी है, 3 डिग्री का। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया की दर किस में होगी, ए में सबसे ज़्यादा, बी में सबसे उससे भी कम, और सी में उससे भी कम। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि अभिक्रिया की दर किससे पता लगती है, हमें धीमे पद से पता लगती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमारे बोर्ड के एग्जाम के अंदर। 3 डिग्री एल्किलाइड सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे भी कम होते हैं। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। अब देखिए जैसे ये हमारा कोई एल्किल हैलाइड है, ये हमारा नाभिक नहीं है, NU- हम मानते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसे OH ही मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए, आपको याद रहेगा। इससे मैंने ROH बनाया। सपोज कीजिए दोनों उत्पाद बनते हैं, ये कोई SN1 अभिक्रिया है। मैंने माना जब इसकी सांद्रता A है, इसकी सांद्रता भी A है, तो अभिक्रिया की दर कितनी है, R है। ये मैंने क्या कर लिया, माना। क्या किया मैंने, मान लिया ऐसा। जब एल्किल हैलाइड की सांद्रता कितनी है, A, नाभिक स्नेह की सांद्रता कितनी है, A, और अभिक्रिया की दर कितनी है, R। मतलब मैंने इसे फिक्स कर लिया मात्रा को। अब देखिए मैंने सांद्रता कितनी कर दी, 2A मतलब दुगुनी, और इसकी सांद्रता उतनी रखी, कितनी, एक ही रखी, तो अभिक्रिया की दर कितनी गुनी हो जाएगी, सोचिए। अब मैंने किसकी सांद्रता प्रभावित की है, बताइए, एल्किल हैलाइड की। और SN1 अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेह से उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसकी सांद्रता कितनी घटती बढ़ती रहे, अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी से पड़ेगा। उसकी कितनी कर दी, 2 गुनी, तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, 2R।
ए पे मैंने आर मानी है तो उसके सापेक्ष ए 2a पे क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। अगर मैंने इसे 2a ही करा है और इसे भी 2a कर दिया है तो अभिक्रिया इधर बताइए कितनी हो जाएगी, अब भी 2r ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी घटा बढ़ा लो, ये तो नाभिक नहीं है और नाभिक नहीं तिरुपद में आता है, तिरुपद से अभिक्रिया की दर निर्धारित नहीं होती है, तो ये फिर भी कितनी रहेगी, 2r ही। अगर मैं इसे कितना कर दूं, अगर मैं इसे a/2 करूं और इसे भी कितना कर दूं a/2, तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, r/2। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, सांद्रता कितनी कर दी मैंने, आधी, तो अभिक्रिया की दर भी कितनी हो जाएगी, आधी। समझ गए ना, प्रारंभिक सांद्रता की आधी कर दी। तो ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता बदलने से ही SN1 अभिक्रिया की दर बदलती है और नाभिक स्नेह की सांद्रता से निर्भर नहीं करती है और उससे प्रभावित भी नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वाली बात भी आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। SN1 अभिक्रिया आणविकता कितनी होती है हमारी, 1 होती है। ठीक है, इसकी कोटि भी एक ही होती है। अभी कोटि आपको सीखने को मिलेगी ना रासायनिक बल गति में, तब पता लगेगा आपको। अब क्या है हमारा, अब नोट कीजिए आप, SN1 अभिक्रिया की दर को, SN1 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, SN1 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, SN1 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो SN1 की अभिक्रिया की दर को घटा सकती है और बढ़ा सकती है। क्या बोला मैंने, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो SN1 अभिक्रिया की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकती है। अब वो पहले स्टेप से पता लगेगा, सब कुछ धीमे पद से पता लगेगा। तो सबसे पहली हेडिंग लगाइए एल्किल हैलाइड की डिग्री, एल्किल हैलाइड की डिग्री। अब ये बहुत आसान है, देखिए अगर हमारे पास में एल्किल हैलाइड की डिग्री 3 होती है ना, CrRrX, दूसरा है हमारा CXRRH, तीसरा है हमारा CXRR और ये क्या है हमारा H और H, और तीसरा क्या है हमारा लास्ट, मतलब चौथा क्या है हमारा CXH H और H। ये कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री। ये क्या है हमारा 2 डिग्री। ये क्या है हमारा 1 डिग्री। और ये क्या है हमारा मिथाइल हैलाइड, ये क्या है हमारा मेथिल हैलाइड। CH3 है, नहीं CH3 0 डिग्री है, बट 0 डिग्री नहीं बोला जाता, तो मेथिल हैलाइड। तो देखिए डिग्री पर भी निर्भर करती है, कैसे। अब इसमें से X हटाइए, कितने डिग्री कार्बोधनाइन बनेगा, 3 एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री कार्बोधनाइन बनेगा। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का कार्बोधनाइन भी 3 डिग्री। 2 डिग्री का कितना, 2 डिग्री कार्बोधनाइन, 1 डिग्री कार्बोधनाइन। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि कार्बोधनाइन की स्थिरता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा कार्बोधनाइन किसका स्थायी होता है, 3 डिग्री का। तो अभिक्रिया की दर का क्या क्रम आएगा, अगर मैंने इस यौगिक को A बोला है, इस यौगिक को B बोला है और इस यौगिक को C और इस यौगिक को D, तो SN1 अभिक्रिया की दर का क्रम क्या होगा, बताइए क्रम क्या होगा हमारा। A में सबसे ज़्यादा, B में उससे कम, C में उससे भी कम, और मैं आपको बता दूं D में SN1 नहीं होती है। मेथिल हैलाइड SN1 अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। अब देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये तो समझ आ गया ना, ये क्रम क्या है। अब ये D वाला क्यों नहीं देता है, अब SN1 में क्या होता है, पहले पद में ही निकल जाता है, यहाँ कार्बोधनाइन बनता है। अब इस कार्बोधनाइन को देने वाले कितने हैं, 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह। तो यहाँ जो प्लस बनेगा उस प्लस की तो पूर्ति हो जाएगी देने वाले से, कमी है ना, कमी कुछ जैसे ही कुछ मिलेगा वो स्थायी हो जाएगा। इसमें भी 2 देने वाले हैं, 1 लेने वाला है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विमोची है, इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ये देने वाला है, कितने वाला है ये देने वाला है। 2 कैसे है हमारे लेने वाले, 1 देने वाला, 2 लेने वाले, कम स्थायी। और इस पे तो कमी हो गई है, और कमी वाले पे से अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा। कोई गरीब है, उसके पास में कोई खींचने वाले लग जाए, उस पर से और खींचना स्टार्ट कर दे, पैसे की बात कर रहे हैं अगर हम, तो और गरीब होता चला जाएगा। क्या वो देगा ऐसी स्थिति में, नहीं देगा। तो जब ये X था ना, X, और इसे पता है कि
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पे धनायन बनेगा और धनायन वाले में ऊपर से खींचने वाले लगे हुए हैं, तो इसे और अस्थिरता मिलेगी। तो ये क्या करेगा, इस एक्स को ही नहीं निकलने देगा। ये क्या नहीं करने देगा, इस एक्स को ही निकलने देगा। ये निकलने क्यों देता है, क्योंकि इसे कहीं से भी स्थिरता मिल जाती है। बट इसके निकलने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा स्थायी होने वाला है, क्योंकि इस पे तीनों इलेक्ट्रॉन विमोचित समूह इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसे अस्थायी कर देंगे। तो ऐसे केस में ये हैलोजन को यहाँ से निकलने नहीं देगा। जब हैलोजन यहाँ से नहीं निकलेगा तो क्या SN1 हो जाएगी। SN1 तो तब होती है ना, पहले धीमे पद में ही निकल जाए, फिर नाभिक इसने अटैक कर ले, तब SN1 होती है। तो इसमें SN1 नहीं होती है, क्योंकि मिथाइल कार्बोधनायन, देखिए कारण ये है, जो मिथाइल कार्बोधनायन है इससे जो बनेगा CH3 ट्राई पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोधनायन अत्यधिक स्थायी होता है, जो कि नहीं बनता है। और जब ये नहीं बनेगा तो SN1 अभिक्रिया मिथाइल हैलाइड में नहीं होगी। बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में होगी, और 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगी। तो किस पे निर्भर करती है, उसकी डिग्री पर भी निर्भर करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि बताइए किस में फास्ट होगी, तो आप सबसे पहले डिग्री पे ध्यान दीजिए। तो डिग्री से पता लगा सकते हैं, प्लीज़ नोट डाउन इट। ये बहुत आसान है हमारा। दूसरा क्या है हमारा, चलो दूसरा करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये है हमारा यौगिक A, ये है हमारा यौगिक B, और ये है हमारा यौगिक C। SN1 अभिक्रिया की दर का क्रम बताना है, किस में ज़्यादा होगी। अब डिग्री पहचान लीजिए, आप कर सकते हैं ना। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से लगा हुआ है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 1 2, तो ये कितना डिग्री है हमारा, 2 डिग्री। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से लगा हुआ है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1, तो ये हमारा 1 डिग्री। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और एक यहाँ वाला 3 कार्बन, तो ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री। तो बताइए क्या क्रम आएगा, C वाला 3 डिग्री है ना, और A वाला कितना है हमारा, 2 डिग्री, और B वाला कितना है हमारा, 1 डिग्री। तो आंसर आएगा CAB। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, डिग्री के आधार पर आप बता सकते हैं। चलो एक प्रश्न आप कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। अभी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, सभी को देना है। CH2X, ये यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे X लगा हुआ है। अगर मैंने इसे A बोला है और इसे B बोला है और इसे C बोला है, तो SN1 अभिक्रिया की दर का क्रम बताइए, A, B एंड C। चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं सोल्व कर देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मुझसे पहले कर दीजिए। ये X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से सीधा 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री। ये X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से 1 कार्बन, 2 कार्बन और एक 3 कार्बन, 3 डिग्री। और जिस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री। 3 वाले में फास्ट होती है B, C एंड A। इसका सही आंसर क्या है, B, C, A। तो आप डिग्री के आधार पर SN1 अभिक्रिया की दर का क्रम बता सकते हैं कि उसमें किस में ज़्यादा तीव्र होगी और किस में हमारी क्या होगी, धीमी होगी। तो सबसे पहला कारक आपने क्या पढ़ लिया है, सबसे पहला कारक आपने पढ़ा है उस एल्किल हैलाइड की डिग्री के आधार पर हम SN1 का क्रम बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो एक क्रम लगवा लेता है आपसे कि किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। NCERT के बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आप जाएंगे और आपकी बुक के अंदर भी इसके क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और एक इसकी परिभाषा पूछ लेता है, SN1 SN2 में अंतर पूछ लेता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो दूसरा कारक क्या है हमारा, बीटा श्रृंखला, इसे बोलते हैं बीटा ब्रांचिंग। किसका, दूसरा कारक क्या है हमारा, बीटा ब्रांचिंग। अब
अब इसे मैं आपको समझा देता हूँ, आप पहले समझ लीजिए, पेन रखिए और आप पहले से समझिए। ये हैलोजन परमाणु हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हमारी कार्बन की श्रृंखला है। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं हम क्या, अल्फा कार्बन। या क्रियात्मक समूह, जो यहाँ पे अगर कोई क्रियात्मक समूह है हैलोजन के अन्य अगर यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह भी होता है तब भी बोलते हैं। जब कोई क्रियात्मक समूह हमारा जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा बोलते हैं, उससे पहला बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा ऐसे करके इन्हें बोलते हैं। हमें किससे मतलब है फिलहाल, बीटा वाले से। किससे मतलब है, बीटा वाला। अब मैं सीधा बताऊँ बीटा हम किसे बोलेंगे, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका पड़ोसी वाला। समझ गए ना, या आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बीटा श्रृंखला का मतलब है बीटा कार्बन पे श्रृंखला का आ जाना, ऊपर नीचे श्रृंखला का आ जाना। सी 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 एक्स और सी। एक और बना लीजिए, देखिए ये हमारा अगर यौगिक ये हमारा ए है, ये यौगिक अगर मेरा बी है और ये यौगिक मेरा ये सी है। अब मुझे बताइए बीटा श्रृंखला किस में है, ए में ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है, सी में। कमेंट करके बताइए ए में ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है ये ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। लाइट प्रॉब्लम हो गई थी। अभी देखिए, अब देखिए जैसे जैसे बीटा श्रृंखला बढ़ती है, जैसे जैसे बीटा श्रृंखला बढ़ती है SN1 की दर भी बढ़ती है। जैसे जैसे बीटा श्रृंखला बढ़ेगी SN1 की दर भी बढ़ेगी। अब मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ, बीटा श्रृंखला का मतलब है बीटा पे श्रृंखला का आ जाना, बीटा कार्बन पे श्रृंखला का आ जाना। इसमें दो श्रृंखलाई हुई है, श्रृंखला का मतलब चेन से बाहर हो जाना। इस श्रृंखला से जो बाहर हो गई है वे श्रृंखला से बाहर है। यहाँ पे कितने, एक श्रृंखला बाहर हुई है और इस पर एक भी श्रृंखला नहीं है। बीटा श्रृंखला सबसे ज़्यादा किस पे है, ए पे, और इस पे कम है, और इस पे तो बीटा श्रृंखला ही नहीं, बीटा कार्बन पे कोई कार्बन बाहर निकला हुआ ही नहीं है। तो बीटा श्रृंखला जिस पे ज़्यादा उस पे SN1 की दर भी ज़्यादा। तो मैं क्या क्रम बोलूँगा, SN1 की दर का क्या क्रम होगा हमारा, ए में सबसे ज़्यादा, बी में उससे कम, ए में सबसे ज़्यादा उसमें बीटा श्रृंखला सबसे ज़्यादा है और सी में उससे कम है। ठीक है, अब इसका कारण बच गया हमारा। देखिए अभी थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है तो मैं अभी वीडियो यहीं पे पॉज करता हूँ। इसका जो रीज़न है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बीटा श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ SN1 की दर क्यों बढ़ती है, और इससे अलग जो इसे प्रभावित करने वाला कारक है वे भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी आप क्या कर लीजिए, बीटा श्रृंखला तक SN1 को रोक लीजिए और ये वाला क्वेश्चन यहीं तक डायरेक्ट कर लीजिए। रीज़न मैं अपने अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊँगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द क्लास।